तो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करके डिटेल में एक्सेल सीट पे कैलकुलेशन करते हुए दिखाऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपके सैलरी के हिसाब से कौन सा टैक्स रिजीम सबसे बढ़िया है और अपने कंपनी में डिक्लेयर भी कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर इनकम टैक्स से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने डिटेल में इनकम टैक्स को एक्सप्लेन किया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, हमसे लिए हुए पैसे को क्या किया जाता है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होता है, न्यू टैक्स रिजीम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और साथ ही मैंने यही बताया था कि जल्दी ही मैं एक कैलकुलेशन करते हुए एक वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपके सैलरी के हिसाब से कौन सा टैक्स रिजीम सबसे बढ़िया है और आप खुद ही उससे कैलकुलेट करके और अपने कंपनी में डिक्लेयर भी कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ डिसाइड कर सकते हो और खुद से ये डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम सबसे अच्छा है। तो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करके डिटेल में एक्सेल सीट पे कैलकुलेशन करते हुए दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सेल सीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं इसका लिंक, आप वहां पर क्लिक करके इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करके और मेरे साथ ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो कैलकुलेशन करने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, अच्छे से कैलकुलेशन को समझिए और इनकम टैक्स से रिलेटेड सेल्फ कैपेबल बन जाइए। आपसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का कैलकुलेशन वाला वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी जो बोलते हैं, आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो बनता है, वो मैं 15 लाख एज्यूम कर ले रहा हूँ और करेंट रूल के हिसाब से एज्यूम कर लेता हूँ कि उसका 50% आपका बेसिक है, यानी सीटीसी 15 लाख है तो बेसिक आपका 7.5 लाख हो गया साल का। ये मैं पूरा एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आपका बेसिक 7.5 लाख है तो एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कंपनी आपके बिहाफ पर जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करती है, वो मैंने 12% ले लिया बेसिक का, जो कि आ रहा है 90,000 रुपीज। और अगर ग्रेच्युटी भी आपके सीटीसी का पार्ट है तो आप वो फिगर भी यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने अभी बेसिक का 5% पकड़ा हुआ है, तो हमारा सीटीसी था 15 लाख, बेसिक हुआ 7.5 लाख, 90,000 एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी, इन दोनों को माइनस करके हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया साल का 13,72,500। यानी हमने सीटीसी में से पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का और ग्रेच्युटी माइनस कर दिया। अब सेकंड हम समझ लेते हैं रेंट के बारे में। तो आपका बेसिक 7.5 लाख था, जो मैंने यहाँ ग्रॉस सैलरी वाले कैलकुलेटेड सीट से उठा लिया। अब इसमें आपको कितने रेंट तक का घर लेना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट हो सके, वो मैं कैलकुलेट करके दिखाया हूं। तो रेंट में एग्जम्पशन लेने के लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि आपके बेसिक का 50% ही मिलेगा अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, 40% ही मिलेगा अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो और 30% ही मिलेगा अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो, यानी गांव वाले एरिया में रह रहे हो। और मेट्रो सिटीज का मतलब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सिटी में मेट्रो चल रहा है कि नहीं, मेट्रो ट्रेन से इसका कोई भी लिंक नहीं है। आईटीआर द्वारा मेट्रो सिटीज ये बताए गए हैं, पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई थे, लेकिन इस साल 1 अप्रैल 2026 से, यानी इस फाइनेंशियल ईयर का जो आप टैक्स नेक्स्ट साल भरोगे आईटीआर, उसके लिए आपको बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद भी इंक्लूड कर दिया गया है मेट्रो सिटीज के लिस्ट में। यानी अगर आप इन सिटीज में रह रहे हो तो आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी तक का मैक्सिमम रेंट रिबेट ले सकते हो। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कि आपका जो एक्चुअल रेंट है, सपोज आप एक्चुअल 25,000 पे कर रहे हो, तो आपका जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका 25,000 पर मंथ था, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रेंट बना दिया और माइनस कर दिया 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी आपका 7.5 लाख बेसिक है तो उसका 10% कर दिया, तो वो आपका निकल के आ रहा है 2,25,000। तो फर्स्ट कंडीशन से आपका लिमिट बनता है 3,75,000, सेकंड कंडीशन से बनता है 2,25,000 अगर आपका रेंट 25,000 महीना है तो। थर्ड कंडीशन है कि आपके सीटीसी में एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया हुआ है। कई बार वो 50% या 60% होता है बेसिक का, तो मैंने 60% पकड़ा है, यानी 4.5 लाख। तो फर्स्ट कंडीशन से 3,75,000, सेकंड कंडीशन से 2,25,000, थर्ड कंडीशन से 4.5 लाख। अब इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो आपको अलाउड है। तो मैंने यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल लिया है कि आपका मिनिमम कितना है। तो यहाँ पर आपका मिनिमम 2,25,000 निकल रहा है, यानी 2,25,000 पर ही सिर्फ आप छूट ले सकते हो इनकम टैक्स में रेंट दिखा करके। तो यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने रेंट के घर में रह सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इसको आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। सपोज मैंने 25,000 लिया है, मैं यहाँ कर देता हूँ 35,000, मैं 35,000 के घर में रहूंगा, तो आपको 3,45,000। अब आपका ये 3 कंडीशन में सबसे कम 3,45,000 बन रहा है, तो आपको 3,45,000 पे छूट मिलेगा। उसके लिए आपको अपने ओनर का पैन कार्ड लगाना पड़ेगा और आपको अपना रेंट एग्रीमेंट, रेंट पे स्लिप, ये सब कुछ आपको एज अ प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप 3,45,000 तक का रिबेट ले सकते हो। अभी भी आपके पास लिमिट बच रहा है, क्योंकि बाकी 2 कंडीशन में 375 और 450 है, यानी 375
75 तक तो आप ले ही सकते हो रिबेट। तो आप इसमें 37,500 अगर मैं कर दूं रेंट, तो ये बराबर हो गया। अगर आप 37,500 हर महीने तक का रेंट पे कर सकते हो, यानी आप ऐसा घर ले सकते हो जिसमें आप 37,500 पर महीने का रेंट दो, तो भी आपको पूरा का पूरा पैसा आपको रिबेट मिल जाएगा 80C के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो होप आपको ये कैलकुलेशन रेंट का समझ में आ गया हो। ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में जो मिनिमम बनता है वो आपको अलाउ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80C का। 80C के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। जैसे वहां पर हमने एम्प्लॉयर लिया था, जब ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट कर रहे थे सीटीसी से, तो हमने एम्प्लॉयर लिया था, यानी कंपनी जो जमा कर रही थी, और ये आपका हिस्सा, यानी आपके सैलरी से आपका हिस्सा जो पीएफ में जाता है, तो वो मैंने यहां पर ले लिया 90,000। फिर अगर आप पीपीएफ में कर रहे हो तो सपोज मैंने 3,000 मंथली से पकड़ लिया 36,000 साल का। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में कर रहे हो 60,000 साल का। अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, यानी जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें अगर आप कर रहे हो 60,000 साल का। टर्म इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है 18,000 साल का। सपोज आपके भी चाइल्ड नहीं है, या फिर ट्यूशन फीस वगैरह, पेंशन स्कीम, एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होम लोन आपने नहीं ले रखा है, तो ये सब मैंने ब्लैंक कर दिया है। ये भी है, अगर आपके ये भी कैटेगरी होंगे, अगर आपने होम लोन ले रखा है, या फिर आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे किया है उस फाइनेंशियल ईयर में, आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए होंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही सिर्फ मिलता है। तो ये सारे कैटेगरी है 80C में। इन सबको मिलाकर के मैक्सिमम अलाउड 1,50,000 ही है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो आप 80C देख रहे हो कि सिर्फ स्टार्टिंग के 5-6 ही मिला करके मेरा 2,64,000 हो जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ 1.5 लाख पर ही छूट मिलेगा। तो इसमें आपका एम्प्लॉय ईपीएफ ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर देता है। उसके अलावा आपको लगता है कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मैक्सिमम लोग होम लोन लिए रहते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कवर हो जाता है, और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उनके ट्यूशन फीस यहाँ कवर हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस जरूर लोग लेकर के रखते ही हैं, तो वो सब कवर होकर के 1.5 लाख ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का फुल हो ही जाता है। और इवन ये ओवरफ्लो करता है मैक्सिमम लोगों का, लेकिन आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक का ही रिबेट मिलेगा, आपका चाहे कितना भी ओवरफ्लो हो रहा हो लिमिट इसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीएस का। अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सपोज हर महीने 5,000, तो साल का 60,000 अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो खुद से, तो उस पे आपको मैक्सिमम 50,000 तक का ही छूट मिलेगा, उससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगा। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए ही एम्प्लॉयर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकता है। मिनिमम का कोई रूल नहीं है, एम्प्लॉयर को आप चाहे तो मना कर दो तो वो आपके बिहाफ पे नहीं भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको बेसिक प्लस डीए का 10% ही कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉयर। तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है उस सीटीसी के हिसाब से कि 75,000 मैक्सिमम एम्प्लॉयर कर सकता है और 50,000 मैक्सिमम आपको मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाले सीट पे। तो यहाँ आप देखोगे ग्रॉस सैलरी मेरा वहां से उठ करके आ गया 13,72,500, वो हमने ले लिया। दूसरा, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम है, लाइक आपको कोई इंसेंटिव, कोई बोनस अपार्ट देन सीटीसी मिल रहा है, या फिर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, डिविडेंड्स आपको मिले हैं स्टॉक से, या फिर आपको रेंट के थ्रू इनकम मिल रहा है, या कोई भी आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। सपोज आपका अदर इनकम मैंने पकड़ लिया 10,000, तो आप देखोगे कि आपका ये टोटल एनुअल इनकम चेंज हो गया। तो मैं अभी इसको 0 रख के चलता हूँ कि आपके साथ सिर्फ सैलरी आ रहा है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। तो जो आपका ग्रॉस सैलरी है एनुअल, वही आपका टोटल एनुअल इनकम हो गया 13,72,000। अब उसके ऊपर सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम में बात कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम को देखेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अलाउड रेंट, जैसा कि आपको मैंने भी कैलकुलेशन पूरा समझाया, वहां से उठ करके 3,75,000 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर पहले 25,000 रखा हुआ था, तो हम 25,000 कर लेते हैं अभी के लिए कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। तो आपको 2,25,000 का मैक्सिमम मिलेगा। 80C में आपका 1.5 लाख आ गया मैक्सिमम। आप सेल्फ एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 50,000 उसका हो गया, वरना आप इसको 0 भी कर सकते हो, यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं 50,000 रख के चल रहा हूँ। आप अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में, तो उसका 75,000 वहां से उठ करके आ गया उस सीट से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रखे हो सेल्फ और फैमिली का मिला करके, तो 25,000 तक का लिमिट है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो मैंने ले लिया यहाँ पर फुल। आप जितने का मेडिकल इंश्योरेंस लिए हो वो प्राइस यहाँ डाल सकते हो, और बाद में सीनियर सिटीजन का ही मेडिकल इंश्योरेंस का अलग से 50,000 का क्राइटेरिया है। तो आप अगर सीनियर सिटीजन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या पेरेंट इन लॉस के लिए अगर आपने ले रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। उसका मैक्सिमम 50,000 तक का लिमिट है। और उसके बाद मैंने कंसीडर किया है कि आपने होम लोन नहीं लिया हुआ है तो उसको 0 किया है। अगर आपने लिया है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख तक का डाल सकते हो, 2 लाख से ज्यादा का आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगा। फिर अगर आपने एनजीओ में या गौशाला में कोई डोनेशन किया है, तो जितना भी अमाउंट डोनेट किया है उसका 50% यहाँ पर लेना है। सपोज आपने अगर 1 लाख डोनेट किया है तो आपको 50,000 ही यहाँ पर लेना है, उतने पर ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज और पीएम रिलीफ फंड वगैरह में डोनेट करते हो तो वहां 100% आपको छूट मिल जाता है। तो वहां आपने अगर सपोज 50,000 किया है तो पूरा 50,000 यहाँ पर लिख सकते हो।
उसके बाद अगर आपके घर में कोई क्रिटिकल डिजीज का ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है, अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी 1 लाख रखा है अपने कैलकुलेशन के लिए। तो हमारा जो नेट इनकम था 13,72,000, उसमें से ये सबको जोड़ करके जितने भी एग्जाम्पशन आ रहे हैं क्रिटिकल डिजीज से लेकर के ये हमारा पूरा ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन तक, जो हमारा हुआ 7,25,000, वो हमने यहाँ माइनस कर दिया 13,72,000 से। तो 13,72,000 से आप देखोगे 13,72,000 को लिया है और उसमें फिर हमने माइनस कर दिया, ये सबको जोड़ करके और माइनस कर दिया है उससे। तो ये हमारा आ गया 6,47,500। इसे हम बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम, यानी इतने इनकम के ऊपर ही आपको टैक्स देना है। और चूंकि हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो सीट है ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे, ये है ओल्ड टैक्स रिजीम। आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग इनकम स्लैब के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पर डिफाइंड है फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, यानी 80 साल के ऊपर के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से। तो अगर हम देखें तो शुरू के 2.5 लाख पर नील है तो शुरू के 2.5 लाख पर मैंने जीरो टैक्स पकड़ लिया। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% दे रखा है तो नेक्स्ट 2.5 लाख पर हमने 5% ले लिया। 2.5 लाख इसलिए क्योंकि 2.5 से 3 पर भी 5% है और 3 से 5 पर भी 5% है। तो पूरे नेक्स्ट 2.5 लाख पर 2.5 से 5 लाख पर मैंने 5% पकड़ लिया। और फिर उसके बाद जो हमारा बचा 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख हो गया और हमारा नेट टैक्सेबल इनकम बचा है 6,47,500, यानी 1,47,500 और बच गया। उस पर हमारा लगेगा 20%, तो उस पर हमने 20% कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा टैक्स निकल के आ गया 42,000 साल का, 42,000। अब उसके ऊपर 4% सेस लगता है, एजुकेशनल सेस, वो गवर्नमेंट लगाती है। जितना आपका टैक्स बन रहा है उस टैक्स के ऊपर 4% और सेस लगता है, यानी 42,000 का 4% और हमने यहाँ पकड़ लिया। तो ये हो गया 1,680 रुपए साल का। तो टोटल आपका पेएबल टैक्स हो गया 43,000, दोनों को जोड़ने के बाद 43,680, जो कि मंथली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 12 से डिवाइड करके तो आपको हर महीने 3,640 रुपए इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो वहां पर ग्रॉस सैलरी तो सेम कैलकुलेट होगा। अगर आपका एक्स्ट्रा इनकम है तो आप यहाँ डाल सकते हो, और नहीं तो फिर हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन पे। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउड रेंट का। तो न्यू टैक्स रिजीम में रेंट के ऊपर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेल्फ एनपीएस का नहीं मिलेगा। इंप्लॉयर अगर एनपीएस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बिहाफ पे तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। होम लोन का बेनिफिट सिर्फ एक केस में मिलेगा कि आपने जिस नए घर के लिए या जिस भी घर के लिए होम लोन ले रखा है उसमें खुद नहीं आप रह रहे हो, आपने रेंट पे दे रखा है, तो आप रेंट का इनकम पहले यहाँ डिक्लेयर करोगे और फिर यहाँ पर होम लोन में आकर के आप डाल सकते हो, होम लोन इंटरेस्ट में आकर के कि 2 लाख तक का मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ ले सकते हो। डोनेशन वगैरह का यहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्रिटिकल डिजीज ट्रीटमेंट का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अभी मैंने ये 75,000 सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और 75,000 एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन को मानते हुए इसमें से माइनस किया 13,72,000 से। तो नेट टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रिजीम में आ गया 12,22,500, जिसके ऊपर टोटल टैक्स बनता है न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से, जो कि ये वाला है। यानी इसको अगर आप देखो तो शुरू के 4 लाख पर नील है तो मैंने पहले 4 लाख पर जीरो लिया है, फिर बाद के 4 लाख पे 5%, उसके बाद के 4 लाख पे 10%, उसके बाद के 4 लाख पे 15%। ऐसे ही मेरे पहले 4 लाख पे 0% हो गया, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 4 लाख पे 10%। इससे हम 12 लाख तक पहुंच गए। 4 लाख यहाँ का, 4 लाख यहाँ का, 4 लाख यहाँ का, तो 12 लाख हो गया। हमारा 12,22,000 है तो अब 22,500 पे 15%। इस तरीके से हमने अपना टैक्स कैलकुलेट किया। तो ये आया 63,375 और इसके ऊपर सेस लगा 4%, 2,535 रुपए का। तो हमारा नेट पेएबल टैक्स पूरे साल का बन गया 65,910, जो कि आपको हर महीने 5,493 रुपए यानी 5,493 रुपीज पर मंथ आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इस कैलकुलेशन का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से खुद ही ये देख सकते हो कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को और बचा सकते हो। जैसे अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो गवर्नमेंट ने साथ में ये भी बोल रखा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और यहाँ देख सकते हो कि अगर आपका 60,000 तक का इनकम टैक्स बन रहा है न्यू टैक्स रिजीम में तो हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे। यानी अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो है ये 12,22,500 जो हुआ है, इसके ऊपर आपका टैक्स बन रहा है 65,000, लेकिन अगर आप सिर्फ 22,500 यहाँ से हटा दोगे यानी सिर्फ 12 लाख रहेगा तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना है। यानी 4 लाख तक तो नील है वैसे, लेकिन अगर आपका 12 लाख तक ही इनकम है तो हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हो कि भाई अगर मेरा बजट बन रहा है तो मैं घर खरीद लूं, उसको रेंट पे चढ़ा दूं। तो सपोज अगर मेरे को रेंट से वहां से 20,000 रुपए मिल रहा है तो मैं यहाँ 20,000 डिक्लेयर कर दूंगा, उससे मेरा एनुअल इनकम तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा उस इंटरेस्ट को यहाँ पर दिखा सकता हूँ। कहाँ गया सेक्शन, यहाँ पर। तो ये मैं 2 लाख यहाँ दिखा दिया, तो मेरा अब नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख से नीचे हो गया। अब 12 लाख से नीचे होते ही हम टैक्स स्लैब में यहाँ जा करके इधर वाले सेक्शन को तो डिलीट ही कर देंगे, क्योंकि अब 12 लाख से नीचे है तो हमको 12 लाख वाले में ही करना होगा। 4 लाख, 4 लाख 8 लाख और 10,42,000 है, तो यानी 8 लाख तक हम पहुंच गए हैं। 2,42,500। तो हमारा नेट टैक्स हुआ यहाँ पे 44,250। लेकिन सरकार ये बोल रही है कि अगर आपका टैक्स 60,000 या उससे कम बन रहा है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। उस केस में आपका सेस भी जीरो, सब कुछ जीरो, आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, चाहे न्यू टैक्स रिजीम में या फिर
ओल्ड टैक्स रिजीम में। ऐसी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी सरकार बोलती है कि 5 लाख के नीचे अगर आपका आ गया नेट टैक्सेबल इनकम तो हम नहीं लेंगे आपसे। तो आप यहाँ भी होम लोन अगर दिखा सकते हो, घर खरीद करके यहाँ पे आपको रेंट भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद उस घर में रहो और यहाँ पर 2 लाख का दिखा दो। अगर आपने यहाँ पर 2 लाख दिखा दिया तो आपका 5 लाख से नीचे हो गया नेट टैक्सेबल इनकम, तो आप यहाँ पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके सब कुछ खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा रिजीम अच्छा है। आपको जो स्टार्टिंग में कंपनी में पूछा जाता है, फाइनेंशियल स्टार्ट होते समय, कि आप डिक्लेयर करो कि आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कौन सा टैक्स रिजीम चूज करने वाले हो। तो आप खुद ही इस तरीके से कैलकुलेट करके, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस रिजीम के साथ जाना है। ऐसे ही कुछ दिनों में मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं इनकम टैक्स कैसे भरते हैं, आईटीआर खुद से कैसे भरते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, अपना स्क्रीन शेयर करके भरते हुए दिखाऊंगा, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिए, क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो जब आईटीआर भरने वाला बनाऊंगा उसमें आपके पॉइंट को कवर कर लूंगा, या फिर अगर कोई छोटा एक्सप्लेनेशन है तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर कर दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको कितने अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बहुत कम लोग हैं बताने वाले, या ना के बराबर लोग हैं बताने वाले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।